नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों का। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 18 मंजिला गीता ज्ञान मंदिर में स्वर्ण कलश पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ में आहुति डाली। इसके बाद लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का अमर संदेश दिया था। इस धरा पर गीता का पूरा ज्ञान समाहित है। 18 मंजिला गीता ज्ञान मंदिर का निर्माण निरंतर चलने वाला है। इस मंदिर को भामाशाह समाज के सहयोग से बनाया जा रहा है, जो कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समाज के सहयोग से बड़े कार्य भी आसानी से पूरे हो जाते हैं और इसी प्रकार इस मंदिर का सारा कार्य भी समाज के सहयोग से पूर्ण होगा। पुरोहित समाज को, हमारा जो स्थानीय सरोवर की प्रबंध समिति को बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि अवसर मुझे दिया गया है। और मैं जरूर चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर पूरे थानेसर में, ज्योतिसर में, पेहवा में, बल्कि 48 कोस के जो ये 30 स्थान है, लगभग 350 तीर्थ स्थानों के ऊपर हम धीरे धीरे इन कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाते चले जाएं और ये दिव्य कुरुक्षेत्र, दिव्य थानेसर, ये जो प्रभाव है सारे देश और दुनिया में इसका बढ़ता रहे, यही मेरी ओर से शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्ण कलश पूजन किया। वे तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम मनोहर लाल के साथ तमाम मंत्रीगण मौजूद रहे। तो 18 मंजिल मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर भी सीएम ने कहा कि लगातार इसका निर्माण कार्य यूं ही चलता रहेगा। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे। वहीं इस दौरान उन्होंने ब्रह्म सरोवर पर संध्या की महाआरती में भी हिस्सा लिया और पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्रीगण मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र की, जहां पर ब्रह्म सरोवर पर संध्या की महाआरती में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। तो वहीं इस दौरान सीएम के साथ तमाम मंत्रीगण भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता वहां पर मौजूद रहे। इसके अलावा तमाम मंत्रीगण वहां पर मौजूद रहे। खबर पंचकुला से है, जहां सरकार ने शीतकालीन सत्र से पहले बजट पर मंथन शुरू किया है। आपको बता दें कि राज्य के वित्त प्रबंधन और बजट पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां उन्होंने दावा किया कि हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में बड़े राज्यों में नंबर 1 है। इस दौरान राज्य के वित्त प्रबंधन और बजट पर आयोजित कार्यक्रम विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रही। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे पंचकुला की, जहां पर सत्र से पहले विधायकों को प्रशिक्षण दिया गया। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने शीतकालीन सत्र से पहले बजट पर मंथन किया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सत्र से पहले ये प्रशिक्षण बेहद जरूरी है। स्पेसिफिकली एक बजट को लेकर के और राज्यों के वित्त प्रबंधन किस प्रकार से होने चाहिए, इसको लेकर के एक कार्यशाला का आज आयोजन किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे और जो हमारे सभी सम्माननीय मंत्री, विधायक, वो जो बजट की बारीकियां हैं, बजट को हमें किस प्रकार से तैयार करना चाहिए, बजट बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और बजट जब हम बनाएं, उस संस्था के 2 एक्सपर्ट यहाँ पर आए हुए हैं,
देखिए, ये बहुत ही मुझे लगता है पूरे विधायकों के लिए एक आंदोलनकारी कदम है। एक बहुत ज़्यादा सीखने जैसा जो एक नवाचार आदरणीय स्पीकर साहब ने इस बार किया है, ज्ञानचंद गुप्ता जी ने, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से राज्यों के वित्त प्रबंधन और बजट के ऊपर प्रत्येक विधायक के मन में होता है कि भी किस नाते डिपार्टमेंट्स को जो है बजट की एलोकेशन होती है, किस तरह खर्च होता है और प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था किस नाते घूमती है, एक बहुत बड़ी बेसिक जानकारी के साथ। खबर पंचकुला से है, जहां निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने शीतकालीन सत्र से पहले बजट पर मंथन शुरू के लिए विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का आभार जताया। साथ ही उन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार सब कुछ निजीकरण करने में लगी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी को लेकर भी बलराज कुंडू ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए, ये बहुत अच्छा कदम, मैं इसकी जो है ना प्रशंसा करता हूँ और स्पीकर साहब का धन्यवाद करता हूँ कि इस टाइप का प्रशिक्षण, विशेषकर हम जैसे जो फर्स्ट टाइमर, क्यों पिछले पहले जो पहला और दूसरा तो कोविड ने और इस किसान आंदोलन ऐसे वो हो गए और सभी का दिमाग डाइवर्ट था, तो इससे हमारे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और ये एक अच्छी पहल जो है ना स्पीकर साहब के द्वारा की गई है। इससे हम बजट की बारीकियों का किस प्रकार से हम बजट को देख के वो क्या क्या खर्चे हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों और संस्थाओं की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई। आपको बता दें कि जिला स्तरीय गीता जयंती के तीसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री अनिल विज ने शिरकत करनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पहुंच सके। साथ ही प्रशासन ने शोभा यात्रा भी निकाली। इस दौरान शोभा यात्रा को अंबाला एडीसी सचिन गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद शहर के विभिन्न बाजारों से होते हुए राम भाग मैदान तक वापस पहुंची। तो वहीं उन्होंने गीता जयंती महोत्सव के बारे में जानकारी दी और लोगों को गीता जी में लिखे हुए श्लोकों से ज्ञान प्राप्त करने की अपील भी की। का बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा और इससे एक तरह से एक पहल है और ज़्यादा से ज़्यादा गीता जी के सार को या फिर उनके अंदर जो लिखा हुआ है उसको भावना को आगे लोगों के अंदर पहुंचाने का प्रयास है और ताकि हमारी जनजीवन में जितनी भी समस्या है उसका समाधान होगा। जेजेपी के प्रभारी और घोलाछिका से विधायक ईश्वर सिंह का कहना है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ही हरियाणा के अगले सीएम होंगे। उन्होंने कहा कि फुल मेजॉरिटी के साथ जेजेपी चुनाव जीतेगी। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को भिवानी में जेजेपी की रैली का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर ईश्वर सिंह के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस रैली को लेकर जेजेपी पूरी तरह तैयार है और जनता का प्यार हमें मिलेगा। उन्होंने कहा कि रैली 2024 के चुनाव की दिशा तय करेगी और इस रैली के माध्यम से जेजेपी अपने कामों का सारा सारांश जनता के सामने रखेगी। कमी का कंपटीशन नहीं कहा कि भाई किस में कमी क्या है। आपने पूछा दुष्यंत जी चीफ मिनिस्टर हो गए कि नहीं, उसकी मैंने आपको डिटेल बताई है कि उसके अंदर काबिलियत योग्यता है, उस योग्यता के आधार के ऊपर वो चीफ मिनिस्टर हो गए। अब देखिए जो आदमी की जो युवा की जो 25 साल की उम्र में पहली बार हिंदुस्तान का रिकॉर्ड के अंदर एक एमपी बन गया। 25 साल से यदि 12 धन वो बड़े थे, यदि थोड़े कम होते तो नहीं बढ़ सकता था ना। 25 साल की उम्र के अंदर लोकसभा में चले गया, 31 साल की उम्र के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया। तो अगली पारी क्या होगी तो मैं क्या कहूँ, आप भी देख लो क्या होगा। और रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर का। पुंडरी से बड़ी और अहम जानकारी, युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। पुंडरी से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हांसी बुटाना नहर के पास घोड़ा पुली पर
इस घटना को अंजाम दिया गया तो अज्ञात लोगों द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो पुंडरी से ये बड़ी और अहम जानकारी, युवक की गोली मारकर हत्या। हांसी बुटाला नहर के पास घोड़ा पुली पर यह वारदात को अंजाम दिया गया। अज्ञात लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं आपको बता दें कि शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही साथ पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो पुंडरी से खबर आपको बता रहे, जहां पर हांसी बुटाला नहर के पास घोड़ा पुली पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई है। अज्ञात लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं आपको बता दें कि शव की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर गुरुग्राम से है, जहां अवैध विज्ञापन के खिलाफ आपको बता दें कि लगातार अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला है। जहां कांग्रेस नेता पंकज डावर ने कहा कि गुरुग्राम अब विज्ञापन माफियाओं की राजधानी बनती नजर आ रही है। शहर में प्रशासन की मिलीभगत से तो वही उन्होंने निशाना साधते हुए ये भी कहा कि अवैध विज्ञापन लगाकर सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ नीति को ठेंगा दिखा रहे हैं। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे, जहां पर कांग्रेस नेता पंकज डावर ने सरकार पर निशाना साधा है। अवैध विज्ञापन को लेकर निशाना साधा गया है। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा में भी अवैध विज्ञापन का मुद्दा उठाया जाएगा। तो अवैध होर्डिंग्स में जी दो तरीके की होर्डिंग्स हैं, एक तो प्राइवेट प्लेस में और एक पब्लिक प्लेस में। प्राइवेट प्लेसेस के लिए हम रिकवरी नोटिस दे रहे हैं, जो भी फाइन या परमिशन फी का 3 टाइम्स जो होता है उनके लिए रिकवरी नोटिस जाते हैं। और पब्लिक प्लेस पे अवैध होर्डिंग्स के लिए हम FIR दर्ज करवाएं। पिछले 2016 में कोई एक पॉलिसी भी हम लोगों ने तैयार करी थी जब एज ए सीनियर डिप्टी मेयर में था, तो उस समय भी एक बहुत बड़ा अवैध धंधा चलाया करते थे। और आपने उस समय 2012 में 13 में भी हम लोगों ने बहुत इस मुद्दे को उठाया था कि ये बंद होना चाहिए। कम से कम निगम का उस समय भी 100 करोड़ रुपए आना चाहिए था, जो कि 5 से 6 करोड़ रुपए आया करता था। 95 करोड़ रुपए का उस समय 2012 के। आज इसको मैं मानता हूं रेवेन्यू अगर इसको प्रॉपर तरीके से काम करा जाए तो 300 से 400 करोड़ रुपए हर साल नगर निगम को मिल सकता है। लेकिन ये जो अवैध धंधा जो चलाया हुआ है, पीछे हमने एक मुद्दा अपने कमिश्नर को भी इस विषय में बताया था कि ये एक अवैध धंधा चला हुआ है। उन्होंने उनकी लिस्ट तैयार करके कुछ काम उन पे किया। मोदी जी ने एक नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज वो आप देखिए जिस तरीके से राजस्व का नुकसान अगर कोई करता है तो वो भाजपा के नेता है, खुद भी खा रहे हैं, अधिकारियों को भी खिला रहे हैं। जिस तरीके से अवैध होर्डिंगों का एक जबरदस्त एक इन्होंने बाजार बनाकर रख दिया। आप देखिए साइन बोर्ड पे, कितने शर्म की बात है कि साइन बोर्डों पे बीजेपी नेताओं के पार्षदों जो पार्षद रहे नहीं उनके बोर्ड वहीं झज्जर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि दिन हो या रात अपराधी बेखौफ होकर गोलियां चलाते हैं और आसानी से फरार भी हो जाते हैं। इसी की एक बानगी देखने को मिली है बुपनिया गांव में, जहां शादी समारोह में शिरकत करने आए नया गांव के सरपंच के पति प्रमोद के ऊपर गोलियां चलाई गई। गनीमत रहेगी गोलियां प्रमोद की गर्दन के पास छूकर चली गई, जिससे पहले प्रमोद के सिर पर पिस्तौल का बट भी मारा गया, जिसके चलते उसके सिर पर घाव भी हुआ है। वही मामला दरअसल पुरानी कहासुनी का है। गोयला कला गांव के पूर्व सरपंच जेपी के साथ प्रमोद का कोई पुराना विवाद है और इसी विवाद में प्रमोद को जान से मारने के लिए हमला किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
मैं एक दोस्त की शादी में गया था, तो वहाँ पे ये खड़े थे। पहला थे मेरे प्रति रंजिश पाल रखी इसने, जेपी ने और मोहित ने और साहिब ने। एक दो बार पहला भी नहीं गए, गलत मैसेज आए हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं जब वहाँ से निकल रहा था तो इन्होंने कुछ अभद्र भाषा में बात करी। तो ये तीनों पिस्टल ले रहे थे, तो उसने एक पिस्टल का वो मेरे सिर में मारा यहाँ। ये शादी में शिरकत करने के लिए आए थे, तो ये दोनों की सामने से पहले कोई पैसे के लेन देन के संबंध में आपस में कोई कहासुनी थी। इस संबंध में ये लोग जब आमना सामना हुआ तो इनकी कहासुनी हुई। तो ये आरोप ये लगे हैं कि जो जयपाल और उसके दो साथियों के द्वारा जो प्रदीप है, प्रदीप के सर पे एक नाजायज़ हथियार से बट से हमला किया गया है, जिसमें उसको 2 चोटें लगी हैं। और मौके पे फायर चलने की भी सूचना आई है कि कोई फायर आर्म से फायर किया गया है। और रुक करते हैं बड़ी खबर का। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। निजी कंपनी में कार्यरत युवती से दुष्कर्म, आरोपी ने पीड़िता का गर्भपात भी कराया। सेक्टर 53 थाने में मामला दर्ज कराया गया। तो वहीं आपको बता दें कि शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया। आरोपी मोहम्मद कैफ फरार चल रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से आपको बताया, जहां निजी कंपनी में कार्यरत युवती से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं आरोपी ने पीड़िता का गर्भपात भी करवाया है। सेक्टर 53 थाने में ये पूरा मामला दर्ज कराया गया। तो आपको बता दें कि शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से। तो ये पूरा मामला सेक्टर 53 थाना क्षेत्र का आपको बता रहे, जहां पर शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। निजी कंपनी में कार्यरत युवती से दुष्कर्म किया गया है। तो आरोपी ने पीड़िता का गर्भपात भी कराया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी मोहम्मद कैफ फरार चल रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में T20 नेत्रहीन वर्ल्ड कप का आगाज हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर खेल मंत्री संदीप सिंह और पूर्व टेस्ट खिलाड़ी युवराज सिंह ने शिरकत की। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं बेहतरीन ढंग से T20 नेत्रहीन वर्ल्ड कप का आगाज किया गया है। आपको बता दें कि 5 दिसंबर से 17 दिसंबर तक ये मैच खेले जाएंगे, जिसमें भारत समेत नेपाल, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका की टीम भाग लेने पहुंची है। नेत्रहीन खिलाड़ियों को बढ़ावा देने और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ये खेल आयोजित किए गए हैं। नॉर्मली ना हम प्लेयर लोग मीडिया से खुश नहीं होते, लेकिन आज मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आप लोग ब्लाइंड क्रिकेट को सपोर्ट करने आए हो। बहुत अच्छा लगा कि मीडिया इतनी सपोर्ट दे दी है ब्लाइंड क्रिकेट को। सो वेल डन ऑल ऑफ यू। जब मार्च चल रहा था फ्लैग्स का, इट रिमाइंडेड मी ऑफ 2003 वर्ल्ड कप, जब मैं अपना फर्स्ट वर्ल्ड कप खेला। तो ब्रिंगिंग बैक दोज मेमोरीज, इट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट। और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर और ब्लाइंड क्रिकेट को सपोर्ट कर मोटिवेट किया है, आगे बढ़ाया है, अपने जैसे हजारों खिलाड़ियों को बनाया और अपने जैसे लाखों खिलाड़ियों को मोटिवेट करके आगे बढ़ाने की प्रेरणा रखने वाले हमारे हिंदुस्तान के महान क्रिकेटर युवराज सिंह हैं। क्योंकि आज हम हरियाणा में हैं, गुरुग्राम हरियाणा में आता है और हरियाणा का मैं खेल मंत्री हूँ। और सभी टीमें जो, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मैं सभी, और स्पेशली हमारी खुद की कंट्री हिंदुस्तान की, मैं सबको हरियाणा की धरती पर आने का स्वागत है। वहीं खबर अंबाला से है, जहां पुलिस ने 18 साल से मकान के कब्जे को लेकर चल रहे विवाद को कब्जा मुक्त कराया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए प्रशासन को मकान को कब्जा मुक्त कराने के आदेश दिए थे। तो वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर कब्जा मालिक को दिलवाया गया है। तो अंबाला से खबर आपको बता दें, जहां पर मकान को कब्जा मुक्त कराया गया। 18 साल से मकान में कब्जा था, वहीं कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई। सुदीप कुमार, माननीय कोर्ट
वहीं भिवानी में स्वास्थ्य विभाग एड्स जागरूकता अभियान चल रहा है। यह अभियान पूरे दिसंबर महीने चलाया जाएगा। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने कई जगहों पर अलग अलग एक्टिविटी से लोगों को जागरूक किया। इसी कड़ी में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एड्स जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विद्यार्थियों को जागरूक किया और वहीं कार्यक्रम में 100 विद्यार्थियों ने भाग भी लिया है। साथ ही आपको बता दें कि जागरूक करने के उद्देश्य से पोस्टर मेकिंग और पेंटिंग के माध्यम से एड्स होने के कारण और कंट्रोल करने के बारे में भी बताया गया। हमारा आज जो वर्ल्ड एड्स दिवस के उपलक्ष्य में हमारा अभियान चल रहा है, जो 1 से 31 दिसंबर है, जिसमें हमने सभी स्कूलों में भी एक कार्यक्रम चलाया एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत। आज हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो गर्ल्स का है उसमें कार्यक्रम था, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। इसमें हम पोस्टर मेकिंग कंपटीशन किया था और बच्चों की जो भावनाएं हैं, जो उनके विचार हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने राजकीय कन्या विद्यालय में हम एड्स अवेयरनेस का प्रोग्राम के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं प्रिंसिपल साहिबा पुष्पा जी का बड़ा धन्यवाद करता हूं। इन्हें हमारा जो प्रोग्राम है बड़ी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है। इनकी पेंटिंग का कंपटीशन करवाया गया। बच्चों ने विद्यालय में विश्व एड्स दिवस पर सीएमओ साहब और स्वास्थ्य विभाग की टीम हमारे विद्यालय में आई और विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और प्रदर्शनी भी दिखाई गई, जिसमें एड्स को रोकने के और एड्स से बचाव के तरीके बताए गए थे, जिसमें प्रथम और द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को जो है सम्मानित किया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।